नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का निष्क एकेडमी के इस नए लेक्चर में। और समझेंगे हम अमेंडमेंट एक्ट 1786 को। सबसे पहले तो हम वो रीजंस देखेंगे जिनके कारण इस एक्ट को लाया गया, और फिर हम इस एक्ट के प्रोविजंस को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, ये छोटा सा एक्ट है, और एक्ट भी क्या, ये एक एडजस्टमेंट थी जो कि की गई थी ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया के नए गवर्नर जनरल की पोस्ट को स्वीकार कर ले। तो आइए समझते हैं इसके पीछे के बैकग्राउंड को। देखिए, हम इससे पहले देख चुके हैं कि कैसे 1765 के बाद से जो सिचुएशंस बन रही थी, उनकी वजह से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पर रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो जाता है, और इसकी शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए 1781 में अमेंडिंग एक्ट और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया जाता है। अब आगे की कहानी सुनिए। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि इस एक्ट में एक प्रोविजन था जिसमें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई थी। इसी काउंसिल में एक मेंबर थे फिलिप फ्रांसिस। हमने ये भी देखा था कि वैरन हेस्टिंग्स और फिलिप फ्रांसिस में आपस में अक्सर मतभेद रहता था। वैरन हेस्टिंग्स जो भी पॉलिसीज लाना चाहते थे, फिलिप फ्रांसिस अपने 3 लोगों के ग्रुप के साथ उस पॉलिसी के अगेंस्ट में वोट करके वैरन हेस्टिंग्स के हर काम में रुकावट लाते थे। बढ़ते बढ़ते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि 1780 की बात है, इन दोनों में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि दोनों ने आपस में हथियार निकाल लिए, जिसमें कि फिलिप फ्रांसिस जख्मी हो गए। इसके बाद 1781 में फिलिप फ्रांसिस काउंसिल से रिजाइन करके वापस इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद फिलिप फ्रांसिस ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे कि वैरन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल की पोस्ट से हटा दिया जाए। फ्रांसिस ने वैरन हेस्टिंग्स की पॉलिसीज पर सवाल उठाए, इंडिया में कंपनी में चल रहे करप्शंस के बारे में बोलना शुरू किया। इन सब की वजह से इंग्लैंड में वैरन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट में एक एटमॉस्फेयर तैयार हो गया। 1783 में जब इंग्लैंड में फॉक्स नॉर्थ की कोलिजन गवर्नमेंट थी, तब चार्ल्स फॉक्स ने खुद के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया बिल पर डिस्कशन करते समय वैरन हेस्टिंग्स पर पर्सनल अटैक किया। बाद में जब विलियम पिट इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन्होंने वैरन हेस्टिंग्स का नाम ना लेते हुए इंडिया में चल रही एक्सपेंशन पॉलिसी और वॉर को क्रिटिसाइज किया। जब ये सारी बातें यहां वैरन हेस्टिंग्स को पता चली, तब उसे ये सुनकर बहुत धक्का लगा, और उसने 1785 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट से यह कहकर रिजाइन कर दिया कि जब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को काम करने के लिए ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाएगी, तब तक वो गवर्नर जनरल नहीं बनेंगे। और इसके बाद वैरन हेस्टिंग्स इंग्लैंड चले जाता है, जहां पर उसके अगेंस्ट इंपीचमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ इंडिया में वैरन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सबसे सीनियर मेंबर जॉन मैकफरसन को एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। एक्टिंग मतलब आप लोग समझते होंगे, मतलब अभी वो टेम्पररी समय के लिए गवर्नर जनरल बना है, जब तक कि इस पोस्ट पर कोई परमानेंट गवर्नर जनरल अपॉइंट नहीं हो जाता है। तो अब यहां से लॉर्ड कॉर्नवालिस की कहानी शुरू होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बेसिकली एक आर्मी ऑफिसर था जिसके की ज्यादातर साल युद्ध के मैदान में बीते थे। अमेरिका ने जब अपने खुद के इंडिपेंडेंस की लड़ाई ब्रिटेन से लड़ी थी, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस वॉर में ब्रिटेन की तरफ से इस वॉर को लड़ा था। अमेरिका की ये आजादी की लड़ाई 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के वर्जीनिया स्टेट के यॉर्कटाउन शहर में सरेंडर करने के बाद खत्म होने लगती है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1782 में इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पेट्टी। विलियम पेट्टी लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1782 में इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट ऑफर करते हैं, पर इससे पहले कि कुछ हो पाता, विलियम पेट्टी की गवर्नमेंट गिर जाती है और 1783 में फॉक्स नॉर्थ की कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। ये कोलिजन गवर्नमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस को पसंद नहीं करती थी। इस वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने वाला प्लान फिलहाल रुक जाता है। पर जब दिसंबर 1783 में विलियम पिट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब वे लॉर्ड कॉर्नवालिस को फिर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट ऑफर करते हैं, और तब लॉर्ड कॉर्नवालिस इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए 2 शर्त रखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की उन्हीं 2 शर्तों को पूरा करने के लिए 1786 में एक एक्ट पास किया जाता है, जिसे कि अमेंडमेंट एक्ट 1786 बोलते हैं। तो हमें वो रीजन समझ में आ गए जिसकी वजह से इस एक्ट को लाया गया। तो अब हम इस एक्ट के वो 2 प्रोविजंस भी समझ लेते हैं। देखो, ये एक अमेंडमेंट एक्ट था, मतलब इस एक्ट में कुछ नया नहीं लाया गया था,
बस पहले के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस किए गए थे, और वो चेंजेस भी दो ऐसे चेंजेस थे जिससे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो इस एक्ट से जो पहली डिमांड पूरी की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस की, वो ये थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ साथ इंडिया के कमांडर इन चीफ भी होंगे। कमांडर इन चीफ ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई एक पोस्ट थी जिसे होल्ड करने वाला व्यक्ति पूरे इंडिया के ब्रिटिश आर्मी का हेड होता था। अब आप समझ सकते हैं कि कॉर्नवालिस को इस पोस्ट से इतना प्यार क्यों था। और एक्ट के दूसरे पॉइंट से लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह पावर दी गई कि कुछ स्पेशल केसेस में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल इन काउंसिल के डिसीजन को बाईपास कर सकता है और जो उसके फैसले हैं उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। आप लोगों को याद होगा कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल को मिलाकर 5 लोग थे और जो फैसले होते थे वो इन काउंसिल के मेंबर्स की वोटिंग के द्वारा होते थे, और अगर टाई होता था तो गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट डाल सकता था। पर जब वोट डालने वाले मेंबर्स ही 5 थे तो टाई होता नहीं था, जिस वजह से वैरन हेस्टिंग्स को काफी दिक्कत उठानी पड़ती थी। बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा काउंसिल के मेंबर्स की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई थी, जिससे कि अब वोट डालने वाले 4 मेंबर्स हो गए थे और जिससे कि गवर्नर जनरल का काम थोड़ा आसान हुआ था। अब सिर्फ एक मेंबर को ही गवर्नर जनरल को अपनी साइड करना था, फिर भले ही 2 लोग गवर्नर जनरल के अगेंस्ट में वोट डाले तो फैसला टाई हो जाता था, जिसके बाद गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट यूज करके अपना फैसला मनवा लेता था। पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अब गवर्नर जनरल का काम और आसान कर दिया इस सेकंड पॉइंट को डलवा के। अब तो भैया ऐसा था कि गवर्नर जनरल को एक मेंबर भी अपने साइड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस जिस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है उसे स्पेशल केस बोल दो और फिर भले ही काउंसिल के तीनों मेंबर्स तुम्हारे अगेंस्ट वोट डालें, पर गवर्नर जनरल वोटिंग द्वारा आए फैसले को भी ओवरराइड करके अपना फैसला मनवा लेगा। अगले वीडियो में जब हम चार्टर एक्ट 1793 देखेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि इस सेकंड पॉइंट को फ्यूचर में आने वाले सारे गवर्नर जनरल्स के साथ साथ गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज के लिए भी कर दिया गया था, और पहला वाला जो पॉइंट था वो बस लॉर्ड कॉर्नवालिस तक ही रहता है। अब उन्हें शौक था मिलिट्री हेड बनने का तो बन जाते थे। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में जब यहां पर गवर्नर जनरल बनने आते हैं, उसके बाद वो 1793 तक यहाँ के गवर्नर जनरल बने रहते हैं, और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के वापस इंग्लैंड जाने के बाद जो लोग भी नए गवर्नर जनरल बनते हैं उनमें से कोई भी इस पोस्ट को अपने पास नहीं रखता है। पर 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस इंडिया आते हैं, एक बार फिर से गवर्नर जनरल की पोस्ट पर। तब ये फिर से कमांडर इन चीफ की पोस्ट को खुद के पास रख लेते हैं। भाई बहुत शौक था इनको मिलिट्री के हेड बनने का। तो ये एक्ट एक छोटा सा अमेंडमेंट था जिसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड को पूरा करने के लिए लाया गया था। तो देखो, कभी कभी किस्मत इतनी मेहरबान होती है कि आप अमेरिका में वॉर हार करके आते हैं और आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको उसकी सजा के बदले एक नया तोहफा मिलता है। खैर जो भी हो, यहां पर हमारा अमेंडमेंट एक्ट 1786 खत्म होता है और हम फिर मिलेंगे एक नए एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के साथ। थैंक यू।